YouTube channel Vinita Chauhan Online Classes, and so today we are going to discuss about पेपर नंबर 5। ओके, जैसे कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि पेपर नंबर 5 को हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके 1, 2, 3 एंड पेपर 4 को डिस्कस किया था, जिसमें आपका जो कंप्यूटर का पोर्शन रहता है हम उसको डिस्कस करते हैं। जो भी क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में पूछे जाते हैं उनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको राइट डाउन कराता हूँ। ओके, तो इससे क्या है कि आपके जो भी एग्जाम्स वगैरह होंगे उनमें एक आपके जो नोट्स रेडी होंगे तो वो आपके काम में आने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी स्टूडेंट को कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अभी NBS क्वालिफाई किया है। तो NBS क्वालिफाई करने के बाद में जैसा कि आपको पता ही है कि पर्सनल इंटरेक्शन उनका होगा, उसके बाद में जो फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। ओके, तो PI के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्यूटर से भी पूछे जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जो लाइब्रेरी है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट की जा रही है। ओके, और लाइब्रेरी का ऑटोमेशन चल रहा है, तो लाइब्रेरी का जो ऑटोमेशन है, डिजिटलाइजेशन है, तो वो सब क्या है कंप्यूटर का एक पार्ट है। ओके, तो मैं जो वीडियो में डिस्कस करता हूँ वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, उनको कवर करता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो उनके लिए भी है जिन्होंने NBS के एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो वो भी इस वीडियो में इस टेस्ट सीरीज के पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है इस टेस्ट सीरीज में, सीरीज नंबर 5 जो है आपकी 55 नंबर पे जो क्वेश्चन आपका इंडेक्स क्या है। ओके, इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडेक्स क्या है, तो आपको इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो है आपका डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, या फिर जो बी ऑप्शन है वो आपका कंसोर्शियम है, सी जो ऑप्शन दे रखा है वो है लाइब्रेरी नेटवर्क, और डी जो ऑप्शन है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि आपको डिस्प्ले पे देखा है कि जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसमें से आपको जो करेक्ट आंसर है वो चूज़ करना है। तो चलिए इंडेक्स क्या है जानते हैं, उसके बाद में मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंडेक्स जो है वो क्या है। ओके, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो इंडेक्स जो है वो आपकी वो है इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग सर्विस एंड टेक्नोलॉजी कंसोर्टियम। ओके, तो इसके नाम में ही इसका जो आंसर है वो छुपा हुआ है। अभी मैंने क्या बोला, कंसोर्टियम, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, कंसोर्टियम है ये। और अगर बात करें कि इसकी डेवलपमेंट की, कब इसको डेवलप किया गया, तो इसको डेवलप किया गया था 2003 में, 2003 में इसको डेवलप किया गया। किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है अगर ये पूछ लिया जाए तो इसको MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ओके, अगर बात करें कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो IIT दिल्ली में है। IIT दिल्ली से ही इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में उसको कंट्रोल किया जाता है। ओके, तो बात करते हैं कि इसको नाम चेंज इसका कब किया गया। ओके, मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया 2003 में इसको डेवलप किया गया, और बात आती है कि इसको रीनेम कब किया गया, तो इसको रीनेम किया गया था आपका दिसंबर 2005 में, दिसंबर 2005 में इसको रीनेम किया गया और इसका नाम रखा गया इंडेक्स AICTE। ओके, इंडेक्स AICTE इसका नाम रखा गया। अब AICTE इसमें इन्वॉल्व जब हुआ तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ कि जो AICTE से अप्रूव जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ पर अपने रिसोर्स को प्रोवाइड कराना, ओके, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कराना और भी ज़्यादा आसान हो गया। ओके, क्योंकि AICTE क्या है, AICTE में बहुत सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं टेक्निकल, वो क्या है अप्रूव्ड रहते हैं, उससे कनेक्टेड रहते हैं, तो उनको क्या है AICTE के थ्रू उनको रिसोर्सेज पहुँचाना। ओके, मीन्स एक ई रिसोर्सेज को उन्हें प्रोवाइड कराना। क्लियर है। तो अब इसमें जो सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी हैं, जो मेन सर्विसेज की अगर बात करें कि इंडेक्स की मेन सर्विसेज कौन सी है तो हमें पता होना चाहिए। तो आपकी लाइक कैटलॉगिंग सर्विस है, वो आपकी है, कलेक्शन शेयरिंग है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट लाइसेंसिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट लीडिंग, या फिर हम कह सकते हैं प्रेजेंटेशंस, या फिर हम बात करें कि इंटर लाइब्रेरी जो लोन है वो, और डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, ये भी आपकी सर्विस है, प्रिजर्वेशन, ओके, एंड यूनियन लिस्ट शेयर्ड ऑनलाइन कैटलॉग। तो ये सारी जो प्रिंसिपल सर्विसेज हैं आपकी इंडेक्स की, जो मैंने आपको डिस्कस की, और इसको डिज़ाइन किया गया आपका 2003 में, और इसको जो रीनेम किया गया मीन्स इसका जो नाम चेंज किया गया वो 2005 में नाम चेंज किया गया था, उसका नाम रखा गया था इंडेक्स AICTE। ओके, और जो इसकी प्रिंसिपल सर्विसेज थी मैंने आपको बताई। क्लियर है। तो इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 58। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 58 नंबर पे है वो है आपका इनविजिबल कॉलेज शब्द का प्रथम उपयोग किया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप लाइब्रेरी साइंस से हैं तो आपने कई बार क्वेश्चन कई बुक्स में देखा होगा इनविजिबल कॉलेज नाम से। ओके, और जो वो स्टूडेंट जो NBS के हैं उनमें हो सकता है कि पर्सनल इंटरेक्शन में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज इनविजिबल कॉलेज। ओके,
इनविजिबल कॉलेज जो टर्म है उसका क्या मीन्स होता है, ये क्या चीज़ है, जनरल ऐसे पूछ लेंगे वो। ओके, तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है कि इसका जो प्रथम उपयोग किसने किया। आपके पास में 4 ऑप्शन है। डेरिक सोलर प्राइस है, बी ऑप्शन आपका कार्ल सवेज है, सी ऑप्शन आपका यूजिन गारफील्ड है, डी ऑप्शन आपका जो है वो एलन कैंट है। तो ये आपके जो ऑप्शन है चारों ये दे रखे हैं आपके पास में, तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो चलिए मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि इनविजिबल कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है क्या। ओके, अगर हम बात करें कि इंग्लैंड में जो कॉन्सेप्ट था वो लाया गया था, वहाँ पर क्या है, जब सिविल वार चल रहा था इन द मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी, तो वहाँ पर जो सिविल वार चल रहा था तो वहाँ पर जो रिसर्चर्स थे, जो स्कॉलर थे, जो किसी न किसी रिसर्च पे या किसी न किसी आइडिया पे काम कर रहे थे, तो वो क्या है, मिल नहीं सकते। ओके, ओपनली नहीं मिल सकते या फिर रेगुलरली नहीं मिल सकते। ओके, तो नॉट ओपनली नॉट रेगुलरली, ओके, वो मिल नहीं सकते, तो वो अपने आइडियाज़ को डिस्कस नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि मीन्स कोई प्राइवेट मीटिंग रखी, मीन्स कहीं पर मिले। ओके, लाइक जैसे कहीं वॉकिंग कर रहे हैं वहाँ पर मिल सकते हैं, या फिर कहीं पर रेस्टोरेंट में मिले। मीन्स ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे कोई मीटिंग नहीं होती थी। ओके, पर्सनली वो लोग मिलते थे और रेगुलर भी नहीं मिलते थे। ओके, पर्सनली मिलके जो अपने उनके आइडियाज़ होते थे, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती थी, वो एक दूसरे से शेयर करते थे, और जो उनके रिसर्च जो चल रही थी उनके बारे में डिस्कस करते थे। ओके, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बना। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को दिया किसने। ओके, इसको प्रोपाउंड किसने किया। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट का अगर बात आ जाए कि किसने इसको प्रोपाउंड किया था, किसने इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को दिया, तो आपको जो आंसर होगा वो है आपका फ्रांसिस बैकन ने। फ्रांसिस बैकन ने इस आइडिया को दिया था। ओके, बात करते हैं कि जो टर्म है आपकी इनविजिबल कॉलेज, वो टर्म जो है वो किसने दी थी। ओके, तो जो टर्म है वो क्वाइन की थी, क्वाइन बाई रॉबर्ट बॉयल ने। ओके, रॉबर्ट बॉयल ने इस टर्म को दिया था। जो कॉन्सेप्ट है वो आपका दिया था फ्रांसिस बैकन ने। बात करते हैं कि जैसा कि जो आपको क्वेश्चन पूछा है कि आपका इनविजिबल कॉलेज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, तो जो प्रयोग किया है वो आपका पहला ऑप्शन डेरिक सोलर प्राइस। तो डेरिक सोलर प्राइस ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई आपकी इनविजिबल कॉलेज के बारे में। तो इनविजिबल कॉलेज क्या है कि जो आपके रिसर्च स्कॉलर थे, जो भी आपके रिसर्चर्स थे, वो क्या डायरेक्ट ना मिलके, रेगुलर ना मिलके, कभी कभी मिलते थे और प्राइवेट प्लेसेस में मिलते थे और अपने आइडियाज़ को डिस्कस करते थे। ओके, तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, और उसके बाद में जब जो सिविल वार जो चल रहा था उसका एंड हुआ, तब इन जो स्कॉलर थे, जो नेचुरल फिलोसफर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें कोई ना कोई इस टाइप का कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी कमेटी बनानी चाहिए। ओके, तो जिसके रिजल्ट में बनाया गया आपका रॉयल सोसाइटी। ओके, तो रॉयल सोसाइटी को डेवलप किया गया था आपका 15 जुलाई 1662 में। ओके, 15 ऑफ जुलाई 1662 में इसको डिजाइन किया गया, जिसका नाम था आपका द रॉयल सोसाइटी। ओके, तो ये रिजल्ट था इसका इनविजिबल कॉलेज का। क्लियर है, मैंने आपको डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 58 में। चलिए मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपका है 59, वो भी आपका कंप्यूटर साइंस से है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपका प्रोटोकॉल का मतलब क्या है। ओके, तो प्रोटोकॉल का मतलब इसमें पूछा है, तो इसमें 4 ऑप्शन फिर से हैं आपके। लिंकेज बिटवीन 2 कंप्यूटर, बी ऑप्शन आपका इंटरचेंज ऑफ डेटा बिटवीन 2 कंप्यूटर्स, सी जो ऑप्शन है वो आपका है इंटरचेंज ऑफ डेटा बिटवीन 2 लाइब्रेरी, एंड जो डी ऑप्शन है वो आपका है लिंकेज बिटवीन 2 डिवाइसेस। ओके, तो आपने अगर प्रोटोकॉल के बारे में सुना होगा या आपने पढ़ा होगा, तो आप जो है करेक्ट आंसर को देख पा रहे होंगे कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। चलिए मैं प्रोटोकॉल के बारे में आपको डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद में बहुत इजी हो जाएगा आपको कि किसी जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये कि जो प्रोटोकॉल है वो एक आपकी टेक्निकल टर्म है। मीन्स प्रोटोकॉल क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स होता है। ओके, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा। ओके, जो कि डेटा को कंट्रोल करते हैं। ओके, मीन्स एक ऐसा रूल्स होता है, एक सेट ऑफ ऐसा रूल्स होता है, मीन्स रूल्स के ऐसे सेट होता है जो उस जो डेटा है वो अगर फॉलो मीन्स ट्रांसफर हो रहा है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, अगर फॉलो हो रहा है, तो उस डेटा को जो कुछ पॉलिसीज है, जो कुछ टर्म्स हैं, उनको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी डेटा को किसी लैपटॉप या किसी सिस्टम से सेंड किया और वो फटाक से दूसरे सिस्टम में पहुंच जाता है, ऐसा नहीं होता है। मीन्स उनके बीच में कोई ना कोई प्रोटोकॉल वर्क कर रही होती है, एक स्टैंडर्ड होता है। एक स्टैंडर्ड का मीन्स होता है कोई ना कोई सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उनके बीच में कोई ना कोई रूल्स होते हैं, उन रूल्स को 1 बाई 1 वो फॉलो करते हैं, और वो डेटा एक जो डेस्टिनेशन से आपके दूसरी डेस्टिनेशन में सेंड होता है। ओके, एक जो आपका सेंडर है वो डेटा को सेंड करता है, रिसीवर्स को रिसीव करता है। तो मीन्स क्या है, आपका प्रोटोकॉल क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है। ओके, दैट गवर्न्स डेटा। ओके, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूं,
तो जैसे अलग अलग कंपनीज वगैरह थी, लाइक आपकी जो एप्पल कंपनी है, उन्होंने अपना जो सिस्टम को रेडी किया, जो सिस्टम बनाया, तो उन्होंने क्या किया, अपने सिस्टम को, जो एप्पल के ही सिस्टम, एप्पल के ही डिवाइस हैं, आपस में वो डेटा का ट्रांसमिशन कर सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रोटोकॉल को डिजाइन किया। तो मीन्स वो जो डिवाइस, जो प्रोटोकॉल था, वो एप्पल के डिवाइस पे ही वर्क करती थी। क्लियर है। इसी तरह से अगर आईबीएम के कंप्यूटर की बात करें, तो आईबीएम ने अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए एक प्रोटोकॉल को बनाया। ठीक है। तो अब ये क्या प्रॉब्लम ये आने लगी कि अगर आईबीएम का जो कंप्यूटर है वो एप्पल के कंप्यूटर से अगर मतलब इंटरेक्शन करना चाहे, मींस डेटा का ट्रांसफर करना चाहे, उनके बीच में अगर डेटा का एक्सचेंज करना चाहे, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। क्योंकि दोनों को जो डिवाइस है वो अलग अलग प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे हैं, मींस अलग अलग स्टैंडर्ड पे वर्क कर रहे हैं, तो वो आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम आई, तो इसका सॉल्यूशन यही था कि एक ऐसी कॉमन जो प्रोटोकॉल बनाई जाए, जो आपस में मीन्स कोई भी कंपनी का अगर आपका हार्डवेयर है, मीन्स आपका जो डिवाइस है वो किसी भी कंपनी का डिवाइस है, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो और डेटा का एक्सचेंज कर सके। तो इसके लिए डिजाइन किया गया आपका प्रोटोकॉल। क्लियर है। मीन्स डेटा का ट्रांसमिशन करने के लिए। क्लियर है। अब बात करते हैं कि जो प्रोटोकॉल के अलग अलग वर्जन होते हैं, आपको पता ही होगा। तो मेन जो प्रोटोकॉल के दो वर्जन है आपके, IPv4 एंड IPv6। ओके। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो ये जो चीज़ थी मैंने आपको प्रोटोकॉल के बारे में बताई। ठीक है। मीन्स डेटा का सक्सेसफुली कैसे सेंड किया जा सके और उसको कैसे सक्सेसफुली रिसीव किया जा सके, उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। क्लियर है। दो मैंने आपको वर्जन बताए इसके प्रोटोकॉल के, IPv4 एंड IPv6। ओके। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लैपटॉप सिस्टम वो आपस में कनेक्ट कर पाए, इसके लिए कॉमन प्रोटोकॉल को बनाना जरूरी था। ओके। इसलिए इसको डिजाइन किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है। पहले तो इसका आंसर जो है वो आपको पता चल ही गया होगा। इंटरचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के बीच में जो डेटा का ट्रांसमिशन हो सके। ओके। तो इंटरचेंज होने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। क्लियर है। तो आपका जो 59 जो क्वेश्चन था मैंने एक्सप्लेन किया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका जो क्वेश्चन है 68। तो 68 जो क्वेश्चन है वो है आपका, डबलिन कोर क्या है। ओके। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछते हैं इसके बारे में, या फिर आपके जो बुक्स वगैरह है उनमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन दे रखा होता है कि डबलिन कोर क्या है। इसमें ऑप्शन है आपके, सॉफ्टवेयर है, सोशल साइट है, मैटर डेटा है, या फिर आपका नेटवर्क है। तो जो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर पता लग रहा होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आपने कई बार पढ़ा भी है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है आपका, मैटर डेटा, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके। अभी मैटर डेटा है बस, बट इसको डबलिन कोर क्यों बोला गया, क्योंकि डबलिन कोर जो है उसको यूएसए के अंदर डिजाइन किया गया था। यूएसए के अंदर एक जगह है आपकी, डबलिन ओहियो। तो डबलिन ओहियो नाम से एक जगह है, एक सिटी का नाम है। तो वहां पर इसको इनिशिएट किया गया, इसको बनाया गया 1995 में। ओके। इसका जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था वो 1995 में इसको इनिशिएट स्टार्ट किया गया था, डबलिन ओहियो यूएसए के अंदर। ओके। इसलिए इसका जो नाम है वो है डबलिन कोर। ओके। तो जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो 15 होते हैं। ओके। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि हाउ मेनी बेसिक एलिमेंट्स इन डबलिन कोर मेटा डेटा। ओके। तो डबलिन कोर मेटा डेटा के अंदर कितने जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, तो आपके 15 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं आपके डबलिन कोर मेटा डेटा में। वो कौन कौन से होते हैं वो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं कि डबलिन कोर मेटा डेटा में कोई भी एक एलिमेंट्स दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा आपसे कि इसमें से डबलिन कोर मेटा डेटा का एलिमेंट्स है या फिर नहीं है। ओके। तो अगर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो 15 एलिमेंट्स का जानना जरूरी है, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट्स जो डबलिन कोर का है या फिर नहीं है। क्लियर है। तो 15 जो एलिमेंट्स है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला जो एलिमेंट्स है वो है टाइटल। तो टाइटल क्या है, आपको बताता है कि जो रिसोर्स का नाम है। ओके। द नेम गिवन टू द रिसोर्स। ओके। रिसोर्स का जो नाम है उसको क्या बोलेंगे, टाइटल। दूसरे नंबर पे जो आपका एलिमेंट आता है वो आपका क्रिएटर। क्रिएटर क्या है, अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, कोई पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट, जो कंटेंट के रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके। जो कंटेंट दे रहा है वो कौन है, क्रिएटर है। तीसरे अगर बात करें इसका, जो तीसरा हमारा एलिमेंट है वो है आपका सब्जेक्ट, मीन्स द टॉपिक क्रिएटेड। ओके। मीन्स जो कोई जिस टॉपिक बनाया गया है, मीन्स जिस टॉपिक को क्रिएट किया गया उसको क्या बोला गया, सब्जेक्ट बोला गया। अगला जो एलिमेंट है वो है आपका डिस्क्रिप्शन, और टेक्सचुअल आउटलाइंस ऑफ द कंटेंट, जो कंटेंट की जो आपके डिस्क्रिप्टिव आउटलाइंस है, टेक्सचुअल आउटलाइंस है, उसको क्या बोला गया, आपका डिस्क्रिप्शन बोला गया, मीन्स उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन। और जो अगला जो एलिमेंट्स है वो आपका पब्लिशर। तो पब्लिशर आपको पता है, दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग द रिसोर्स अवेलेबल। ओके। पब्लिशर वो है कि जो हमारी रिसोर्स को अवेलेबल करा रहा है। ओके। अगला जो आपका एलिमेंट है वो आपका कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर है दोज हु एडिट टू द कंटेंट। ओके। मीन्स कोई कंट्रीब्यूटर है, मीन्स उसने भी कुछ ना कुछ कंटेंट को उसमें ऐड किया है। ओके। मीन्स तो उसको क्या बोला गया,
कंट्रीब्यूटर बोला गया, ये क्या आपका एलिमेंट है डबलिन कोड मेटा डेटा का। अगली बात करें, जो अगला जो आपका एलिमेंट है वो है आपका डेट मीन्स कब आपका रिसोर्स को अवेलेबल बनाया जा रहा है यूजर्स के लिए, वो है आपकी डेट। टाइप की अगर बात करें मीन्स जो आपका कंटेंट है वो किस कैटेगरी का है, वो टाइप है। फॉर्मेट है आपका, आइडेंटिफायर है, रिसोर्स आपका सोर्स है, लैंग्वेज है, रिलेशन है, कवरेज है, और लास्ट में जो आपका आता है राइट है। ओके, राइट जो होता है वो लिंक टू कॉपीराइट नोटिस, ओके, इससे रिलेटेड होता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो आपके एलिमेंट्स हैं डब्लिन कोड मेटाडेटा के एलिमेंट्स मैंने आपको डिस्कस किए। बात करते हैं कि इसमें जो डब्लिन कोड मेटाडेटा की जो फॉर्म्स हैं वो कितनी फॉर्म्स हैं। तो इसकी सिंपली आपकी दो फॉर्म हैं डब्लिन कोड मेटाडेटा की। तो पहली जो फॉर्म है वो है आपकी सिंपल डब्लिन कोड। पहले जो है वो है सिंपल डब्लिन कोड। इसमें जो क्या है 15 एलिमेंट्स को यूज करता है, जो अभी मैंने डिस्कस किया वो 15 एलिमेंट्स को यूज करता है। उस फॉर्म को क्या बोला गया, सिंपल डब्लिन कोड। ओके, दूसरा जो आपका फॉर्म आता है डब्लिन कोड की वो है आपकी क्वालिफाइड डब्लिन कोड। ओके, क्वालिफाइड में क्या क्या होता है कि मीन्स इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया गया। ओके, इसकी थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मीन्स इसमें क्या है, एनकोडिंग जो स्कीम है, एनकोडिंग मीन्स डेटा के जो डेटा का एनकोडिंग होता है मीन्स एक कोड में कन्वर्ट करना, मीन्स सिक्योरिटी पर्पज के लिए है, काफी टेक्निकल टर्म है ये। तो इसको थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व किया गया। इसी तरह से बात करें कि इसमें इनएनुमरेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज को बनाया गया और थोड़े से अदर जो इश्यूज थे उनको थोड़ा दूर किया गया। तो इसकी जो दूसरी फॉर्म थी वो थी क्वालिफाइड डब्लिन कोड। पहली जो फॉर्म थी वो है सिंपल डब्लिन कोड, जिसमें 15 एलिमेंट्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये जो डिस्कस किया मैंने वो किया था आपका डब्लिन कोड के बारे में। तो अगला जो क्वेश्चन हम मूव करते हैं कि अगला हमारा जो लाइब्रेरी साइंस का क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस का जो क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 70 जो है वो है आपका नेस्कॉम अब किसका घटक है। ओके, तो नेस्कॉम आपने पढ़ा ही होगा। इसमें आपके जो चार ऑप्शन है, ऊपर जो मेटाडेटा आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 70 जो नंबर पे क्वेश्चन है, नेस्कॉम अब किसका घटक है। इसमें आपके चार ऑप्शन है, निसात दे रखा है, डेसिडॉक है, निस्केर है और सीलिप है। ओके, तो अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी लाइफ साइंस में, तो आप क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप पता कर पा रहे होंगे कि इसमें कौन सा आंसर सही है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो सी आंसर है वो आपका करेक्ट है, निस्केयर। निस्केयर इसका ऑप्शन है। मीन्स पहले क्या है कि जो निस्केयर है, ठीक है, निस्केयर को बनाया गया तो आपका 2002 में। ओके, 2002 में इसको बनाया गया। तो आपके दो जो ऑर्गेनाइजेशन थे, एक तो आपका नेस्कॉम था उसमें से, और जो दूसरा जो है वो आपका इंस्टॉक था। दोनों को कंबाइन किया गया 30 सितंबर 2002 को, और दोनों को मिला के एक जो नया इंस्टीट्यूट बनाया गया उसका नाम है आपका निस्केयर। ठीक है, तो निस्केयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो निस्केयर जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ओके, रिपीट करता हूँ एक बार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ये आपका निस्केयर है। बात कर रहे हैं इसका हेडक्वार्टर या फिर कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। कब इसको फाइंड किया, तो जैसा कि इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR बताया। ओके, तो इसके अंडर में इसको ऑपरेट किया जाता है निस्केयर को। बात करते हैं कि निस्केयर और क्या प्रोवाइड कराता है। तो आपका एक है AIS मीन्स होता है कि एसोसिएटशिप इन इंफॉर्मेशन साइंस डिग्री। ओके, इंफॉर्मेशन साइंस डिग्री में एसोसिएटशिप को प्रोवाइड कराता है, AIS बोला जाता है। कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाए आपसे कि AIS कौन प्रोवाइड कराता है, तो आपका आंसर होगा निस्केयर। ओके, इसके साथ ही साथ इसके जो अकेडमिक जर्नल्स एंड मैगजीन्स हैं उनको पब्लिश करना, ये भी काम है आपका निस्केयर का। और बात करते हैं कि जो आपका निस्कॉम है, जैसे मैंने आपको बताया, निस्कॉम और इंस्टॉक को मिला के बनाया गया आपका निस्केयर। तो निस्कॉम जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन है, और इसको डिज़ाइन किया गया था आपका 1951 में, और इसको बनाया गया था पब्लिश करने के लिए साइंटिफिक जर्नल एंड पीरियडिकल्स। ओके, साइंटिफिक जर्नल और पीरियडिकल जो आपके हैं उनको पब्लिश करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। ओके, दूसरा जो चीज़ है वो है आपकी इंस्टॉक। ओके, इंस्टॉक जो है आपकी वो है आपका इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसको डिज़ाइन किया गया था आपका 1952 में। ओके, 1952 में इसको आपको डिज़ाइन किया गया था और टेक्निकली असिस्ट किया था आपका यूनेस्को ने। ओके, उसके थ्रू इसको बनाया गया था। क्लियर है, तो इन दोनों को जब मर्ज किया गया मीन्स 30 सितंबर को, और 30 सितंबर 2002 को मर्ज करके क्या बनाया गया आपका निस्केयर को डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, बात करते हैं कौन कौन से जो जनरल सर्विसेज हैं जो आपका निस्केयर प्रोवाइड कराता है। तो वो आपकी जनरल सर्विस जो है वो है आपका पब्लिशिंग है, आपका एडिटिंग है, इंडेक्सिंग है, आपका प्रिंट एंड प्रोडक्शन है, कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोग्राफी सर्विस है, जिसको इन शॉर्ट कैप्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, कैप्स जो है वो कौन प्रोवाइड कराता है, आपका निस्केयर प्रोवाइड कराता है। CSIR नॉलेज गेटवे। ओके, डॉक्यूमेंट्स कॉपी सप्लाई सर्विस,
और लिटरेचर सर्च सर्विसेज ISSN, और बात करें ट्रांसलेशन सर्विसेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इतने सारे जो सर्विसेज हैं वो आपका निस्कर प्रोवाइड कराता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना है, थोड़ा सा याद रखना है। तो ये निस्कर के बारे में मैंने आपको बताया। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 109, 109 नंबर पे सीधा मूव करेंगे। और वहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है कंप्यूटर का, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है वो। तो क्वेश्चन आपका जो 9 नंबर पे है, 109 नंबर पे जो क्वेश्चन आपका है वो है आपका द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया वर्ष अस्तित्व में आया, मीन्स किस वर्ष अस्तित्व में आया, ये पूछा गया है आपका। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ओके। तो इन शॉर्ट आप इसको RTI बोलते हैं, आपको पता ही होगा। और इसको लाया गया था आपका 2005 में, ओके। तो इसका जो राइट आंसर है वो C ऑप्शन करेक्ट है आपका। 2005 में इसको लाया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में लाया गया था, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, ओके। अगर बात करें कि पूछ लिया जाए कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है आपका RTI एक्ट, वो जम्मू एंड कश्मीर में कब लागू हुआ, तो आपको बताना है कि 5 अगस्त 2019 में इसको लागू किया गया। आफ्टर 370 जो था, 370 आर्टिकल जो था उसको रिवोक करने के बाद में, उसको निरस्त करने के बाद में इसको अप्लाई किया गया, ओके। तो जम्मू एंड कश्मीर में इसको बाद में अप्लाई किया गया। बात करते हैं कि इसको अधिनियमित मीन्स इनएक्टेड कब किया गया, तो 15 जून 2005 को इसको अधिनियमित किया गया था, इनएक्टेड किया गया था। बात करते हैं इसकी अनुमति कब प्राप्त हुई इसको, ओके। तो इसको अनुमति जो प्राप्त हुई थी वो 22 जून 2005 को हुई थी, क्लियर है। बात करते हैं इसको शुरू कब किया गया था, इसको स्टार्ट कब किया गया, तो 12 अक्टूबर 2005 को इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये चीज़ हमने डिस्कस किया, आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI एक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो है आपका 115 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है आपका भिन्न को पहचानिए। इसमें से आपने जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, विकी है, जीमेल है। विकी मीन्स जो विकीपीडिया है उसको इन शॉर्ट विकी बोला है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको डिस्कस की गई हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें 3 देखो सेम है। ट्विटर जो है, फेसबुक है, और जीमेल वगैरह है जो आपके पर्सनली यूज़ के लिए है, मीन्स आप कोई भी पोस्ट वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर। और लेकिन जो विकी जो चीज़ है वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है विकीपीडिया, जिस जहाँ पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो अगर भिन्न की बात करें तो यहाँ पर जो विकी ऑप्शन C जो ऑप्शन है वो आपको करेक्ट है, ओके। तो इसमें ज़्यादा मुझे कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बाकी का भी क्वेश्चन आएगा तो हम ट्विटर फेसबुक के बारे में अलग सेपरेट से डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका 116 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वो है ओपेक किसका संक्षिप्त कार है, मीन्स ओपेक की जो फुल फॉर्म है वो पूछी है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आपको पता ही होगा। पहला जो ऑप्शन है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, दूसरा जो ऑप्शन है वो आपको ऑनलाइन पब्लिक एक्सेसिंग कैटलॉग, तीसरा जो ऑप्शन है आपका वो है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है आपका ऑनली पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ओके। तो इसमें से आपको बताना है कि आपका पहला ऑप्शन सही है, फिर दूसरा है, तीसरा है, फिर डी ऑप्शन सही है, कौन सा है। ठीक है, तो ये आप गौर से देखिए, कुछ बच्चों ने बोला होगा कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो एक बार मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है वो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जो कैटलॉग की स्पेलिंग है वो थोड़ी सी गलत है, ओके। तो इसी तरह से अब मूव करेंगे हम ऑप्शन आपका C जो है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, यहाँ पर स्पेलिंग एकदम सही है और जो फुल फॉर्म है वो भी एकदम करेक्ट है। तो आपका जो C जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। अब ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस जो कैटलॉग है वो है क्या, ओके। एक ये क्या है कि ऑनलाइन डेटाबेस है, ओके। डेटाबेस है मीन्स जो रिसोर्सेज है हमारे, जो लाइब्रेरीज है या फिर ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज है, उनके जो डेटाबेस है, ओके। तो उन डेटाबेस का एक ऑनलाइन डेटाबेस है जहाँ पर रिसोर्सेज हैं, ओके। रिसोर्सेज किसके हैं, जो लाइब्रेरीज हैं, और जो फिर या फिर कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज की बात करें जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो उनका जो रिसोर्सेज है उनको प्रोवाइड कराने का काम जो है वो किसका है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग का काम है, ओपेक का काम है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड चीज़ें जो है और भी बता देता हूँ। जैसे जो आपका जो ओपेक है, ये क्या है, एक डिज़ाइन किया गया है एक एंड यूज़र के लिए, ओके। मीन्स जैसे बात हो रही है डेटाबेस की, यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर डेटाबेस की बात हो रही है, तो इसको जो मेंटेन किया जाता है लाइब्रेरी के थ्रू, ओपेक इज द एंड रिजल्ट ऑफ क्रिएटिंग द मेंटेनिंग द लाइब्रेरी डेटाबेस, ओके। तो ओपेक का जो डिज़ाइन किया गया है वो लाइब्रेरीज के जो डेटाबेस है उसको मेंटेन करने के लिए
क्लियर है। एक टाइप का ये इंटरफेस है रिसोर्स स्टॉक और लाइब्रेरी जो यूजर्स हैं उनके बीच का, ठीक है। मीन्स लाइब्रेरी के पास में जो स्टॉक है रिसोर्सेज का, वो और जो यूजर है जो उनको उस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं उनके बीच में एक टाइप का इंटरेक्शन का काम करता है। मीन्स ओपैक के थ्रू जो यूजर हैं वो लाइब्रेरी के जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है। मीन्स इस तरह से काम करता है। और ये आपका जो सर्चिंग का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड कराता है। तो दोनों ऑप्शन आपके प्रोवाइड कराता है। आपका जो सिंपल सर्च है, मीन्स एक सिंपल सर्च का भी ऑप्शन आता है इसमें, और आपका जो एडवांस सर्च है उसका भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराता है। तो दोनों टाइप के आपके सर्च ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। और बात करें जो ज़्यादातर मोस्टली जो आपके ILMS से इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो कुछ इस तरह से जो आपके सर्चेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। तो पहला जो सर्च है आपको वो सिंपल सर्च है, दूसरा जो है वो बुलियन सर्च है, तीसरी जो अगर बात करें तो वो एडवांस बुलियन है। ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो ओपैक है वो भी इन तीनों सर्चेस को सपोर्ट करता है। क्लियर है। तो ये जो चीज़ थी मैंने आपको ओपैक में डिस्कस की। मीन्स क्या, ऑनलाइन डेटाबेस है। डेटाबेस का मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज है। अब रिसोर्सेज किसके होंगे, वो लाइब्रेरी के होंगे या फिर कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज के होंगे। कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज का मतलब होता है कि वो लाइब्रेरी जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो मीन्स अपने रिसोर्सेज को एक जगह पर रखना चाहती हैं। ओके। तो अब वो जो रिसोर्सेज हैं उनको यूजर कैसे यूज करे, तो उनके लिए एक इंटरेक्शन बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसको बोला गया ओपैक। ओके। जिसको वेब के थ्रू वो क्या है उन रिसोर्सेज को यूज कर सके। ठीक है। तो इसमें सर्च का ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं कि जो सर्च हो रही है, ओके, मीन्स जो यूजर है वो साइमल्टेनियसली अक्रॉस द वर्ल्ड उसको सर्च कर पा रहा है, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है, तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसको बोला गया है Z39.50। ओके। Z39.50 जो प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उस पर ये वर्क करता है ओपैक। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ओपैक जो है वो किस प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड पे वर्क कर रहा है, तो आपका Z39.50 ओके उसमें वर्क कर रहा है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका 124 नंबर पे जो क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा है। 124 में पूछा गया है कि एथरनेट में किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ओके। इथरनेट में किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है, आपके पास में चार ऑप्शन है। ट्री टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, और आपके लास्ट में जो ऑप्शन डी है उसमें दे रखा है कि रिंग टोपोलॉजी। तो जो आपकी चार टोपोलॉजी इनमें आपको एक ऑप्शन करेक्ट जो चूज करना है। तो आपका जो राइट आंसर जो है वो है आपको बस टोपोलॉजी। ठीक है। अब जो बस टोपोलॉजी वो आपका करेक्ट आंसर। बस टोपोलॉजी में क्या है, जो भी आपके नोट्स होते हैं, क्लियर है, मीन्स जो नोट्स है, नोट्स मीन्स मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर्स के लिए, जो आपके कंप्यूटर्स है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं एक लैन केबल के थ्रू। लैन केबल का मतलब होता है वो एथरनेट केबल होती है जिसमें आप डेटा का ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है। तो वो सारी की सारी जो नोट्स हैं आपके सारे लैपटॉप्स जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो वो क्या है एक सिंपल लाइन में कनेक्टेड रहते हैं एथरनेट केबल के थ्रू, जिसको बस टोपोलॉजी बोला गया है। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो बस टोपोलॉजी है ये एक तरह का लोकल एरिया नेटवर्क को डिजाइन करते हैं। ठीक है। और इथरनेट जो है वो एक स्टैंडर्ड भी है आपको लोकल एरिया नेटवर्क का। तो लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो लोकल एरिया नेटवर्क आपका जो है वो एक टाइप का प्राइवेट नेटवर्क है, मीन्स जो एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। ओके। आपके ज़्यादा एरिया में नहीं होता है, एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। आपका एक प्राइवेट टाइप का नेटवर्क होता है। और बात करें जैसे आपका स्कूल है या फिर आपका घर है, होम है, या फिर कोई आपकी कंप्यूटर लैब है या फिर कोई ऑफिस की बिल्डिंग है, तो उसमें जो कंप्यूटर नेटवर्क वर्क कर रहा है वो आपका लैन की कैटेगरी में आता है, लोकल एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो कितना लगभग किस रेंज में आपका रहता है। तो इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो फ्रॉम 100 Mbps से लेके आपका 1000 Mbps के बीच में आपकी इसकी रेंज रहती है, डेटा ट्रांसफर की रेट रहती है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि लैन के अंदर कौन कौन सी टोपोलॉजीज आती है। ठीक है। तो इसके अंदर आपकी बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, और आपकी स्टार टोपोलॉजी है। तो ये सारी जो टोपोलॉजीज हैं वो आपके लोकल एरिया नेटवर्क में आती है। क्लियर है। बात करते हैं कि जो लोकल एरिया नेटवर्क जो किस स्टैंडर्ड पर वर्क करता है, मींस इसको बोला गया है IEEE 802.3 स्टैंडर्ड। ओके। IEEE 802.3 जो स्टैंडर्ड है उसको इथरनेट भी बोलते हैं। क्लियर है। तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क का वायर्ड का, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो वायर्ड का है, मीन्स वायरलेस का नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे वायरलेस की, कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वहां पर अगर स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो वो आपका IEEE 802.11 ओके 802.11 है, उस स्टैंडर्ड में वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क काम करता है। अगर बात करते हैं IEEE 802.3, तो ये आपका वायर्ड के लिए है। ठीक है। तो ये जो चीज़ थी मैंने आपको थोड़ी सी लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में डिस्कस की। और मूव करते हैं जो अगला क्वेश्चन आपको 1025। नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा गया है कि इथरनेट निम्न में से किसका एक मानक है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया,
तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है आपका मैन है, दूसरा ऑप्शन बैन है, तीसरा जो आपका है लैन। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका ईथरनेट जो है वो आपको लैन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन वो है 135 पे जो क्वेश्चन है आपका वो है शोध गंगोत्री एक रिपोजिटरी है। ओके, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया कि इंडियन डिशेस के लिए, या फिर ऑनगोइंग थीसिस एंड डिसर्टेशन के लिए, या फिर दे रखा है जनरल डेटाबेस के लिए, या फिर लास्ट में जो ऑप्शन है वो है ई बुक्स के लिए। तो आपने अगर ई गंगोत्री के बारे में पढ़ा होगा तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आप बता पा रहे होंगे। तो देखिए इसमें जो बी ऑप्शन है वो है ऑनगोइंग थीसिस एंड डिसर्टेशन। ठीक है, तो आपकी जो शोध गंगोत्री रिपोजिटरी है ये क्या है, ऑनगोइंग थीसिस एंड डिसर्टेशन के एक रिपोजिटरी है। यहाँ पर अब इसमें देखिए प्रोसेस क्या चलता है। आपकी जो ई शोध गंगोत्री है इसमें क्या है कि जो जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज है, जिसमें जो स्कॉलर है, रिसर्च स्कॉलर है, या फिर जो किसी न किसी रिसर्च में इन्वॉल्व है, जो कुछ नया करना चाहते हैं, तो वो क्या है आप अपने कोई एक मतलब जो सिनॉप्सिस है, ओके, जो सिनॉप्सिस है या फिर उसका रिसर्च पेपर का कोई सैंपल है उसको ई फॉर्मेट में, मीन्स एक डिजिटल फॉर्मेट में, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं। और यूनिवर्सिटी जो है वो उस स्टूडेंट को रजिस्टर करने के लिए, ओके, उनकी सिनॉप्सिस को क्या है इस जो शोध गंगोत्री है उस पर वो पब्लिश करते हैं। क्लियर है, जिससे कि क्या है जो यूजर है वो अपने आप को पीएचडी प्रोग्राम के लिए अपने आप को इन्वॉल्व कर पाए। क्लियर है, तो ये क्या है एक सिनॉप्सिस, और सिनॉप्सिस का एक कलेक्शन है। ओके, मीन जो अभी हमारे रिसर्चर है, जो स्कॉलर है, वो अपने रिसर्च पेपर अगर वो कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको कोई ना कोई सिनॉप्सिस बनानी पड़ेगी, और उस सिनॉप्सिस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में सबमिट करनी पड़ेगी। और वो यूनिवर्सिटीज़ अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको रजिस्टर करने के लिए उसको कहाँ पर डालती है, इस रिपोजिटरी पर डालती है, जिसका नाम है आपका शोध गंगोत्री। क्लियर है, तो अब बात करते हैं कि जो आपका शोध गंगोत्री जो है वो एक संस्कृत का वर्ड है, मीन्स एक संस्कृत का वर्ड है, जिसका मीन्स शोध का जो मीन्स होता है वो आपका रिसर्च या फिर डिस्कवरी से लिया गया है। और जो गंगोत्री है मीन्स जो आपकी जो रिवर, होली रिवर गंगा है, उसका जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ पर उसको गंगोत्री बोला गया। ओके, तो इस टाइप से इस वर्ड को लिया गया है, संस्कृत से लिया गया ये वर्ड शोध गंगोत्री। और इसी पे अगर हम और डिस्कस करें तो जैसा कि आपका अगर जैसे आपने शोध गंगोत्री में जो रिसर्च पेपर वगैरह जो सिनॉप्सिस दी है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अगर वो आपकी सक्सेस हो जाती है, मीन्स अगर आपकी वो ग्रांटेड हो जाती है, तो आपको इन्वॉल्व कर लिया जाता है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। और फिर जो चीज़ें हैं आपकी जो डेटाबेस रेडी होता है वो आपका चला जाता है शोध गंगा में। ठीक है, मीन्स अब फिर उनको जो कंटिन्यू करते हैं उस माइनर या फिर मेजर प्रोजेक्ट के लिए कंटिन्यू किया जाता है, फिर वो डिस्कस किया जाता है आपका शोध गंगा में। तो शोध गंगा का जब टॉपिक आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे।